हिजाब कंट्रोवर्सी। कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर है ब्रीफ टाइमलाइन। लेट मी टेक यू थ्रू इट क्विकली। दिसंबर 2021 की बात है जब गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स उडीपी में इसकी शुरुआत हुई। जनवरी 2022 में ये हिजाब रो जो है वो कर्नाटका के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैलने लगी। 5 फरवरी को कर्नाटका सरकार ने यूनिफॉर्म्स को लेकर गाइडलाइंस इश्यू की। फिर 9 फरवरी को 4 गर्ल्स ने इस गाइडलाइंस को चैलेंज किया और चीफ जस्टिस ने 3 जज वाली एक बेंच जो है इसकी स्थापना की। 10 फरवरी को बेंच ने यह कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना तो हिजाब पहन सकते हैं, ना तो आप जो भगवा शॉल हैं वो लेकर आ सकते हैं, या फिर रिलीजियस फ्लैग्स, ये सारी चीज़ें क्लासरूम में तब तक नहीं लेकर आ सकते जब तक फर्दर ऑर्डर्स ना दिए जाएं। और 15 मार्च को फाइनली हाई कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं ये लीगल हैं, ये इलीगल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो हिजाब है उसके बारे में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जो ये दिखाता है कि हिजाब पहनना जो है वो रिलीजियन का कोर पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है या फिर आप रिलीजन के अगेंस्ट में गए हैं, थिंग्स लाइक दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। हम इसको बहुत ही एक अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन। 16 मार्च 2022 है आज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे टेबल के ऊपर 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, दोनों के दोनों इसी विषय के साथ जुड़े हुए हैं। पॉइंट्स बहुत ही अलग हैं इनके। एंड थर्ड आर्टिकल जो है इट्स भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या है ये भी समझेंगे। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये स्पॉटिफाई, गाना, गूगल पॉडकास्ट, अमेजोन म्यूजिक, इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर अवेलेबल हैं। हिजाब की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक मुस्लिम महिला ने इस आर्टिकल को लिखा है। कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है ये कहना कि हिजाब पहनना जो है ये मुस्लिम महिलाओं के धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये एक बहुत ही राइट डिसीजन लिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। पता है क्यों? क्योंकि पैगंबर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कहा है। जनरली लोगों का ये परसेप्शन है कि महिला और पुरुष की बात करें, ये तलाक वाली जो सिस्टम है, जो सिस्टम थी या आज भी अगर कहीं पर चल रही है तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो तलाक 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 कह दिया और कभी भी आपने डिवोर्स दे दिया, ये सारी चीज़ें जो पैदा हो गई थी बाद में, ऐसे ही इसने जन्म ले लिया था इन सारी सिस्टम्स ने। अगर आप इस्लाम को थोड़ा स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी। और प्रोफेट मोहम्मद साहब का जो कोट है वो देखिए, या कोट इन द सेंस उनका स्टेटमेंट देखिए। मेन एंड वुमेन आर 2 halves ऑफ ए सिंगल यूनिट। मेन एंड वुमेन आर 2 halves ऑफ सिंगल यूनिट। ये जेंडर इक्वालिटी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि मेन जो है वो 60% हैं और वुमेन जो है वो 40% है, तो मेन जो है वो ज़्यादा हैं और वुमेन जो है उनका जो एक स्टेटस है वो कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 halves, 50-50, राइट। दे बोथ आर यूनिक एंड दे बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक सिंगल यूनिट का 50-50 है मैन एंड वुमेन। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्लैरिटी देखिए। दिस इज़ द थिंग, मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर मीडिया भी अटेंशन नहीं देगा और जो ग्रुप नेगेटिव चीज़ें ही फैलाना चाहते हैं तो वो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कभी नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि यहाँ पर इस धर्म में ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, व्हाटएवर। अब 610 AD 610 AD में प्रोफेट मोहम्मद साहब जो हैं उनको रिविलेशंस होने की शुरुआत हुई। रिविलेशंस यानी कि जो हम कहते हैं कि आत्मज्ञान, या फिर जो ईश्वर है, अल्लाह है, तो उन्होंने उनको चीज़ें सिखाना स्टार्ट की फ्रॉम 1610। और एक एंजल है, फरिश्ता जिनको कहते हैं, राइट, उर्दू में। तो गेब्रियल नाम का जो एंजल है, तो इसने ये सिखाया प्रोफेट मोहम्मद को कि प्रार्थना कैसे की जाती है, हाउ टू प्रे। और जब उन्होंने ये चीज़ सीख ली तब वो घर गए और घर जाकर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी जो हैं उनको भी
वर्शिप करना या फिर प्रे करना और ये सारी चीज़ें उनको सिखाई। और जो उनके मिसेस थे उनका नाम था खदीजा, राइट, हज़रत खदीजा उनको कहते हैं। और हज़रत खदीजा जो है वो शी यूज़ टू प्रे विथ प्रॉफेट मोहम्मद। और कई बार पैगंबर साहब जो हैं वो घर के बाहर जाते थे प्रार्थना करने के लिए, तो उनके वाइफ जो हैं वो भी उनके साथ जाते थे, लेकिन अपना चेहरा जो है वो कवर नहीं करते थे। उनके मिसेस जो हैं वो अपना चेहरा कवर नहीं करते थे। तो अगर वो चेहरा कवर करना जो है वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो पैगंबर साहब खुद अपने मिसेस को कहते हैं ना कि आप अपना चेहरा जो है वो ढक लीजिए। लेकिन अगर आप अलग अलग एविडेंसेस को देखें, अलग अलग मटेरियल को देखें, तो ऐसा कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा है कि आप अपना चेहरा, जो महिलाएं हैं उनको अपना चेहरा ढकना ही पड़ेगा या फिर पर्दे के पीछे ही रहना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। एक किताब है, एक इजिप्शियन ऑथर हैं अब्दुल हालिम अबू सुका, द लिबरेशन ऑफ विमेन इन द एजेस ऑफ रिविलेशन। जहाँ तक मुझे याद है 610 से लेकर 623 तक आई थिंक रिविलेशंस होते रहे। लंबे समय पहले इसको पढ़ा था तो एग्जैक्ट डेट मैं भूल चुका हूँ, बट आई थिंक इतना कुछ वक्त है, 610 टू 623 इतना कुछ था। तो ये जो समय था जिसमें जो रिविलेशंस होते रहे, तो ऐसे समय में महिलाओं की सिचुएशन क्या थी उस टाइम पर? जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस्लाम को फॉलो करने लगी थी, इस्लाम के साथ जुड़ने लगी थी, तो या फिर प्रोफेट मोहम्मद साहब जो हैं, तो उनकी जो एक उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, जो एक बेसिकली उनकी जो टीम थी, तो उनके साथ ही टीम, जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, तो उस टाइम पर महिलाएं भी थी। तो महिलाओं की सिचुएशन कैसी थी? तो ये इजिप्शियन ऑथर जो है वो कहते हैं अपनी किताब में कि विमेन डिड नॉट वेल देयर फेसेस ड्यूरिंग द एजेस ऑफ रिविलेशंस। इस समय पर जब प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, उस टाइम पर महिलाएं जो हैं वो अपना चेहरा ढककर नहीं रखती थी। और कुरान में ऐसी कोई भी ऐसी आयत नहीं है, ऐसा कोई वर्स नहीं है जो ये कहें कि महिलाएं जो हैं उनको अपना चेहरा जो है, घर के बाहर निकले उससे पहले अपना चेहरा जो है वो ढक कर रखना चाहिए। ऐसा कोई भी, एज पर दिस आर्टिकल एज वेल, देयर इज नो वर्स इन कुरान enjoining women to cover themselves with hijab and cover their faces when they step outside their home. In fact, जो हिजाब शब्द का इस्तेमाल है, राइट, उस शब्द का इस्तेमाल, हिजाब वर्ड जो कुरान में पढ़ने को मिलता है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना चेहरा ढक कर रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। Muslim women must realize that they are holding on to ancient parda system prevalent in the pre-Islamic world and they regard that to be part of Islam. In fact, ये जो पर्दा सिस्टम है ना, ये इस्लाम के आने से पहले बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में ये सिस्टम चलती थी कि महिलाएं जो हैं वो पर्दा सिस्टम फॉलो करती थी। लेकिन इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम के दौरान और इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम के इंट्रोडक्शन के बाद, इस्लाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा। तो ये जो पर्दा प्रैक्टिस है ये इस्लाम से पहले की पुरानी प्रैक्टिस है, ये इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है। मोहम्मद नासिर अल दिन अल्बानी एक रेप्यूटेड अरब स्कॉलर हैं, ट्रेडिशनिस्ट हैं, और वो अपनी किताब में कहते हैं कि women's face is not included in parts of the body that need to be covered. अब एक अलग अलग धर्मों में आप देख लीजिए, अलग अलग सोसाइटी में आप देख लीजिए, धर्मों को छोड़ दीजिए, सोसाइटी को देखिए, राइट। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पुरुष को अच्छे लगते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो महिलाओं को अच्छे लगते हैं, इज़ बेसिक चीज़ों की बात करें तो। अब इंडिया में जो पहनी जाती हैं साड़ी, जिसको कहते हैं साड़ी या फिर साड़ी, तो आप साड़ी को देखिए, या फिर कुछ ड्रेसेस जो पहने जाते हैं उनको देखिए। कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जो आप बेडरूम में पहने तो अच्छे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आप घर में पहन सकते हैं, और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो आप बाहर पहन सकते हैं। अब कौन क्या पहने वो खुद को अपनी सेंसिबिलिटी और खुद डिसाइड करना है कि क्या पहनना सही रहेगा और क्या पहनना जो है वो सही नहीं रहेगा। अब हर मीन्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, वी कैन एग्री ऑन दिस थिंग कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, राइट, कितना भी मॉडर्न देश क्यों ना हो, अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्री हो,
वहाँ पर कुछ ऐसे बहुत ही छोटे कपड़े अगर महिला पहनकर बाहर निकलेगी तो दूसरी जो उनकी साथी महिला है वो भी उनको कहेगी कि दिस इज़ लाइक टू रिवीलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कौन से बॉडी पार्ट्स को ढककर रखना है, राइट, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। इट्स लाइक इसके लिए आपको कोई रिलीजियन टेक्स्ट को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल आपको आप इर्द गिर्द देखेंगे यू विल नो के व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। अब जब बॉडी पार्ट्स को ढकने की जब बात कुरान में की गई है तो इसमें फेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। फेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट नीड टू बी कवर्ड। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट भी है। जब पैगंबर साहब ने ये कहा कि महिलाएं जो हैं वो थोड़ा दान करें, राइट, आर्म्स जिसको कहते हैं, दान करें, तो महिलाएं जो हैं उन्होंने अपने हाथ में जो अंगूठियां थी या फिर कानों में जो पहनी थी उन्होंने ईयर रिंग्स, तो ये चीज़ें जो हैं वो निकाल कर एक कपड़ा था तो उस कपड़े के ऊपर वो एक के बाद एक महिलाएं जो हैं उसमें अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर दान में देने लगी। तो ये इंसिडेंट जो नोट हुआ है तो इस इंसिडेंट में भी कहा है कि उस टाइम पर प्रोफेट मोहम्मद साहब भी वहाँ पर थे और महिलाएं जो है वो और दूसरे लोग भी वहाँ पर थे। और ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें महिलाओं ने ऐसा कोई अपना चेहरा जो है वो बुर्खा या फिर ऐसा हिजाब पहनकर अपना ढका नहीं था अपना चेहरा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो ये मीन्स कहते हैं या फिर ये चीज़ प्रूव करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को ये बुर्खा या फिर जो हिजाब जो है वो पहनना ही पहनना है, अगर नहीं पहनेंगे तो आप इस्लामिक नहीं हैं। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बहुत बार भूल जाते हैं, दिस अप्लाइज टू एवरी रिलीजन। देखिए रिलीजन जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस्लाम, तो इस्लाम इज़ एन आइडियोलॉजी और मुस्लिम्स जो हैं वो एक कम्युनिटी हैं। पे अटेंशन, इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, मुस्लिम्स जो हैं वो कम्युनिटी हैं। हम कहें हिंदू, तो हिंदू जो हैं ये कम्युनिटी हैं। लेकिन अगर आप हिंदू के टेक्स्ट्स में चले जाइए, आप कह लेते से भागवत गीता या फिर हिंदुइज़्म जो है, तो हिंदुइज़्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है, लेकिन हिंदू जो है वो कम्युनिटी है। अब नेपाल में रहने वाले हिंदू, उन पूजा पाठ करना, उनकी खाने पीने की चीज़ें वो अलग होगी कंपेयर टू भारत के जो अलग अलग, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में जो ब्राह्मण रहते हैं तो उनका डाइट और गुजरात के ब्राह्मण का डाइट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेस्ट बंगाल में मछली जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं, वहाँ के डाइट का एक जो स्टेपल डाइट का पार्ट है। गुजरात में ब्राह्मण जो है वो नहीं खाते हैं मछली को, लेकिन दोनों हिंदू है। तो कम्युनिटी जो है ना वो अलग अलग जगह पर आप जाएंगे तो आपके एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट आप पर होगी ही। आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहाँ पर मुस्लिम्स हैं, तो लेकिन वहाँ के मुस्लिम्स जो हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस देखेंगे यू विल फाइंड कि वो बहुत डिफरेंट है। टर्की में जाइए, वहाँ की लड़कियाँ जो हैं, टर्किश लड़कियाँ, दे आर नोन फॉर देयर स्टाइल, राइट, दे बहुत स्टाइलिस्ट होती हैं, दे लव फैंसी जीन्स, राइट, और जो भी लेटेस्ट ऐसे शाइनी ग्लिटरी कपड़े पहनना, आई एम नॉट सेइंग छोटे कपड़े पहनना, राइट, अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन दे आर वेरी फैशनेबल बेसिकली, मेकअप एक्सेट्रा, बालों में कलर, बट दे आर फॉलोइंग इस्लाम। वो अपने आप को मुस्लिम्स ही कहते हैं और मुस्लिम्स ही हैं वो, लेकिन उनकी रहने की चीज़ और उनका तरह, क्योंकि कम्युनिटी जो है ना वो किस देश में आप हैं, किस सोसाइटी में आप हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर जियोग्राफी क्या। आप जियोग्राफी के बारे में कोई बात ही नहीं करता कि जियोग्राफी मीन्स I'll ask you one simple question, right? अगर जो भी लोग बुर्खा पहन रहे हैं मीन्स उनकी चॉइस है, बट जस्ट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में आपने काले कपड़े पहने हैं तो मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग मोर हीट, इज़न्ट इट? अगर वाइट पहनते तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई ऐसा ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर अगर ब्लैक बुर्खा है तो चलो मान लेते हैं, या फिर आप देखना फिल्मों में भी देखते हैं कि जब फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन इन द सेंस वेस्टर्न वर्ल्ड, और अमेरिका, न्यूयॉर्क दिखाया आपको या फिर लंदन दिखाया, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अपने काले कोट हैं, डार्क कलर के कपड़े, उनके जो सूट हैं वो भी ब्लैक कलर के या फिर डार्क नेवी कलर के होते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पर बहुत कम
सन की जो सूरज की किरण है बहुत कम होती है, तो जो भी धूप निकले तो वो यू विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट विथ द हेल्प ऑफ कलर। और हमारे यहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे तो वाइट जो हैं, आप कार्स देख लीजिए हमारे देश की, अब ब्लैक कार्स लोग ले रहे हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में वाइट कार जो है दैट विल गिव यू द बेस्ट। मेरे पास भी जो कार है इट्स नॉट वाइट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वाइट जो है तो गर्म कम होगी आपकी कार। तो वी नीड टू थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि आइडियोलॉजी जो है वो क्या कह रही है और फिर कम्युनिटी जो है वो क्या करे, उसमें हमेशा आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, नॉट टॉपिक, राइट, ये भी इसी के साथ जुड़ा। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये यूनिफॉर्म को एनफोर्स कर सकते हैं और ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं है कि आप किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर यूनिफॉर्म पहनना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट यही है, यूनिफॉर्म जो है वो हार्मनी प्रमोट करता है एंड दिस इज़ ए रियलिटी। आप अगर स्कूल में एक दिन जो वीक वो होता है ना कि हफ्ते में एक दिन जो है वो आप जो कलर के कपड़े पहनना चाहें वो पहन कर आ सकते हैं, जो भी आप, यू विल फाइंड दिस थिंग कि जो एक क्लास जो है उसमें जो एक ऐसा बच्चा है जो गरीब परिवार से आता है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म से क्या फ़ायदा होता है पता है उनको? बस दो जोड़ी कपड़े उन्होंने सिलवा लिए तो पूरा साल जो है वो निकल जाएगा। एक 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 पेयर शूज़ हैं सैटरडे के लिए, एक अलग लेट्स से वाइट होता है, अलग अलग स्कूल में अलग है, बट बेसिकली 2-3 आपने पैर सिलवा ली और पूरा साल जो है वो निकल जाएगा क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। अब ये जो वीक में एक बार कलरिंग कपड़े पहनकर जाने हैं तो उस टाइम पर कई बेचारे बच्चे ऐसे हैं उनको भी वो होता है कि उनके क्लासमेट्स जो हैं वो ये कपड़े, वो ये नया जैकेट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह पहन कर आते हैं, लेकिन इनके पास हर बार उनको सेम कपड़े जो हैं वो रिपीट करने पड़ते हैं। मेरे क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब जब हम सोचते हैं तब पता चलता है उस टाइम पर इतना कोई ख़ास ऑब्जर्वेशन भी नहीं था कि किसने क्या पहना है, बट नाउ वी कैन रियलाइज़ के यूनिफॉर्म जो है दैट इज़ गुड थिंग। कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, राइट, कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन, ये सारी चीज़ें नहीं, एवरी वन इज़ इक्वल व्हेन यू वेयर ए यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म होना ही चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट, जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर जो कर्नाटका सरकार है और इसके अलावा दूसरी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब ये कोर्ट का जजमेंट आ चुका है तो इस जजमेंट को लेकर स्ट्रीट में वायलेंस ना हो, इसको लेकर जो भी बंदोबस्त करने पड़े वो करने चाहिए। जाते जाते एक और चीज़, इस पर्टिकुलर टॉपिक को रैप कर रहे हैं, हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हिजाब को लेकर लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे और फिर दूसरी तरफ जो भगवा है उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि जो हिजाब को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग गलत हैं या फिर सैफरॉन को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग गलत हैं। अपनी अपनी उनकी आइडियोलॉजी है, राइट, पता नहीं क्या उनका एजेंडा होगा, वॉट एवर इट इज़, उनको वो चीज़ मुबारक। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ये हिजाब या फिर सैफरॉन कलर की शॉल पहनकर स्कूल में जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आज भी हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो टॉप नॉच नहीं है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जितनी भी सरकारी स्कूल्स हैं वो सारी की सारी सरकारी स्कूल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हर एक बच्चे को प्रोवाइड करती है? नहीं कह सकते हम, राइट। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ों को लेकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग, कोई भी ग्रुप जो हैं वो रास्तों पर या फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि देखिए हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, इस क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, बस और कुछ नहीं, क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, पिटीशन फाइल करना, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो हैं, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि
हमारे देश में इंजीनियरिंग खत्म कर ली, लेकिन आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आप उनको जॉब नहीं दे सकते। क्यों? पता है, क्योंकि वो ट्रेनेबल नहीं है, उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन जो कहते हैं कि स्किल्स जो चाहिए वो स्किल्स नहीं है उनके अंदर। इसको लेकर क्या किसी ने सड़कों पर उतरा है? कोई भी ग्रुप, चाहे वो सैफरॉन ग्रुप हो, चाहे हिजाब प्रो हिजाब ग्रुप हो, या फिर जो भी अलग अलग कलर्स के ग्रुप हैं, क्या देखा आपने किसी को रास्तों पर? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऐसे एजेंडाज चला रही हैं कि चलो एक ऐसा एजेंडा हम चलाते हैं कि हमारे देश में चलो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब आएगी? क्यों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है? क्यों हमारे बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं है? चलो हम इसको लेकर रास्तों पर उतरते हैं और इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही है? कहाँ पर गई जॉब्स? एक तरफ अगर हम ऐसा बता रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तो जॉब क्यों नहीं है लोगों के पास? और महिलाएं जो हैं वो डिग्रीज ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर वो लेबर मार्केट में हमें देखने को क्यों नहीं मिलती? लेबर मार्केट इन द सेंस कि वो जॉब क्यों नहीं कर पाती हैं? और कहाँ गई ये हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं? क्यों लेबर फोर्स का जो आंकड़ा है उसमें पुरुष ज़्यादा हैं और महिलाएं कम हैं? यहाँ पर इक्वालिटी है या फिर इनइक्वालिटी है? इस चीज़ को लेकर किसी ने प्रोटेस्ट किया? ये सारे प्रश्न जो है ना वो हमें पूछने पड़ेंगे। मीन्स जो एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस दृष्टि को आपको डेवलप करना है। ये ओरिजिनलिटी को आपको डेवलप करना है। ये चीज़ों को आपको एक लेयर अंदर जाकर देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मीडिया आपको क्या दिखाएगी? मीडिया ये सारे पॉइंट्स थोड़ी दिखाएगी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स थोड़ी फेमस होते हैं। अभी मैं कुछ कंट्रोवर्शियल आपको बता दूं तो वीडियो शेयर हो जाएगा, लोग बात करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आपको गालियां भी पढ़ने को मिलेगी कि ये है वो है एक्सेट्रा, राइट। लेकिन ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं, ऐसी मसाला वाली चीज़ें। हमारे खाने पीने में तो हम मसाला का इस्तेमाल करते ही हैं, चाय में भी मसाला डाला जाता है आजकल, राइट। मसाला टी, ये टी वो टी। और अब ऐसी हमारी आदत हो गई है कि हमें ऐसी चीज़ें पिरोसी जाती हैं मीडिया में या फिर यूट्यूब पर भी कि आपको चटाकेदार मसालेदार चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं और हम उसी में फंसे रहते हैं। हम कभी एक लेयर अंदर जाकर ये नहीं देख पाते कि ये सारे ऊपर ऊपर के ये किसी ने एजेंडा चलाया है और ये ए वर्सेस बी चल रहा है। इसमें देश का क्या हित और क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तब होगा जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चे वहाँ से बाहर निकले तो ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन के बाहर निकले, कि वो कहीं पर भी सीवी अपनी कहीं पर भी अप्लाई करेंगे अपनी फील्ड में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही वो अमेरिकन कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं भारत बैठे बैठे, तो भी उनका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे स्किल्स वाले बच्चे हमें पैदा करने होंगे या फिर उनको ऐसा तैयार करना होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी तो, बट अनफॉर्चुनेटली ये मसाले की आदत हमने ही डेवलप की है। और कहते हैं ना कि हैबिट जो हैं उसको बदलना हमारे हाथों में ही है। सरकार आकर हमारी हैबिट नहीं बदलेगी कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। अब आप इसके ऊपर विचार विमर्श कीजिएगा। आप खुद एडल्ट हैं, राइट। आपके अंदर भी वो सामान्य बुद्धि है, तो अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देखिए, आराम से देखिए, राइट। हड़बड़ी मत कीजिए। एक दिन में 15-20 चीज़ों को कवर करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी 2-3 चीज़ें आप कवर करें, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। एक बार ये कर लेंगे तो ये स्पीड भी, ये दिस इज़ द स्पीडिएस्ट मीन्स फास्टेस्ट वे टू डू इट। ये जो तरीका है ना, क्वालिटी वाला तरीका है, दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू स्टडी। लगता ऐसा है कि स्पीड कम है, बट एक्चुअली में आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। और क्वांटिटी में क्या होता है, आपने 10 चीज़ें पढ़ी, राइट। उसमें से याद भले ही आपको 10% हो, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा कि आपने तो 10 टॉपिक्स आज कवर कर लिए। लेकिन 10 टॉपिक के बारे में कुछ कोई पूछेगा तो उसमें से 2 चीज़ें भी आपको याद नहीं रहेगी, 5 चीज़ें भी याद नहीं रहेगी। लेकिन क्वालिटी में आपने 2 टॉपिक किए, लेकिन A to Z चले गए आप। आपने पढ़ लिया जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में सोचना कि ऐसा होता तो क्या होता, ये वो। इससे क्या होगा, आपकी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होगी और ओरिजिनलिटी जो है वो आपकी शाइन करेगी। एनीवे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, भारतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी। द हिंदू का ये आर्टिकल है, राकेश सूद साहब ने लिखा है। राकेश सूद साहब जो हैं वो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं।
25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने रेजिग्नेशन दिया। यूएसएसआर का झंडा जो है उसको नीचे उतारा गया और बेसिकली यूएसएसआर जो है वो फॉर्मली ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया और फिर 15 देशों का जन्म हुआ। तो रशिया, देन बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, ये सारे नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, ये अलग अलग रीजन में, कुछ यूरोप में है, कुछ ये सेंट्रल एशिया में है, कुछ कॉकेशियन रीजन में है। तो भारत के लिए एक नया चैलेंज बन गया। पहले तो सिर्फ यूएसएसआर के साथ डीलिंग होती थी, अब ये अलग अलग देशों में आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन भारत ने इस चैलेंज को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया और इन सारे अलग अलग देशों में हमने हमारी अलग अलग रीजन में हमारी एम्बेसीज हमने स्थापित की और इन सारे देशों के साथ रिलेशनशिप डेवलप किए। 1992 में भारत और इजराइल के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई। अभी इस रिलेशनशिप के 30 इयर्स अभी ख़त्म हुए और क्यूरियसली फॉरएवर नाम की जो मेरी चैनल है ना, उसमें मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, तो इसको देख लीजिएगा अगर आपको इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा जानना है तो 1992 में इजराइल के साथ हमने ऑफिशियल रिलेशनशिप की शुरुआत की। फिर 1992 की ही बात है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पीवी नरसिम्हा राव साहब जो हैं वो पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर जो हैं वो इस सिक्योरिटी काउंसिल की समिट लेवल की मीटिंग जो है उसके प्रेसिडेंट थे, उसके हेड थे। इस मीटिंग की साइडलाइन में, पे अटेंशन, 1992 की बात है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जॉर्ज H.W. बुश के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि देखिए, कोल्ड वॉर के समय से लेकर आज तक यूएसए और इंडिया के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मीन्स यूएसए इंडिया को एक दुश्मन देश के तौर पर देखता था। मेनी ऑफ यू विल बी सरप्राइज, लेकिन ये हकीकत है। तो भारत ने क्या कहा, हमारे मिस्टर राव ने ये कहा कि देखिए, अब भारत और यूएसए के बीच में फ्रैंक एक्सचेंजेस होनी चाहिए, बातचीत जो है वो हम करें। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों एक दूसरे के साथ इतनी मीन्स क्यों ये परसेप्शन है और नफरत की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं। चलिए बातचीत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। और 1992 से यूएसए और इंडिया के बीच में बातचीत की शुरुआत हुई। फिर बीच में हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी की थी, यूएसए बहुत नाराज़ हो गया था हम पर और सारी चीज़ें। बट एनीवे, इन द एंड 2008 में इंडिया और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। 1992 से बातचीत की शुरुआत हुई, इतने साल लग गए, लेकिन फाइनली डायलॉग के माध्यम से दोनों ने रिलेशनशिप जो है उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। उसी के साथ साथ भारत ने आसियान देशों के साथ ये लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी राव साहब ने, तो आसियान के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हुए। फिर 1993 में चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होने लगे और एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन। और ये लगभग 2 दशकों तक इस एग्रीमेंट की वजह से दोनों देशों के बीच में एक शांतिमय वातावरण हमें देखने को मिला। साइमल्टेनियसली भारत ने ताइवान के साथ भी रिलेशनशिप की शुरुआत की। ताइवान ने अपना इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर भारत में खोला, मुंबई में, और हमने वहाँ पर ताइपे में खोला। तो दोनों देशों के बीच, तो ये सारे जो अलग अलग इंस्टेंसेस हमने एग्जांपल्स देखे ना, ये एग्जांपल्स इस बात के हैं कि समय के साथ साथ, बदलती हुई दुनिया के साथ साथ भारत की डिप्लोमेसी ने भी अपने आप में बदलाव किया और जो समय पर जो चीज़ें सही लगती थी, जो सही थी, वो सारी चीज़ें भारत ने की। राइट, भारत ऐसी कोई जटिल रहकर नहीं चला, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है चीज़ों को, जैसे दुनिया चेंज होती गई वैसे भारत भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए आगे बढ़ता गया। ज्योतिन्द्रनाथ दीक्षित फॉरेन सेक्रेटरी थे और उन्होंने ये कहा है, इन इंडियन डिप्लोमेसी समटाइम्स यू नीड टू डू अ बिट ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि आप ये करेंगे लेकिन फिर आप करते हैं कुछ और, या फिर लोगों को ये लगता है कि अब ये होगा लेकिन आप कुछ और करते हैं। तो दिस इज़ लाइक एक भरतनाट्यम की जो एक स्किल है, एक ब्यूटी है, तो वो चीज़ उन्होंने कही है कि इंडियन डिप्लोमेसी में भी हमें कई बार भरतनाट्यम करना पड़ता है। अब ये जो यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ने भारत ने वोटिंग नहीं की, ना तो हमने रशिया के खिलाफ, बेसिकली हमने एब्सटेन रहे। एब्सटेन यानी कि हमने वोटिंग ही नहीं की। अब यूएनएससी के वोट में क्या होता है पता है, या तो आप फॉर देते हैं या अगेंस्ट में देते हैं। या तो आप लेट्स से
रशिया को वोट करेंगे, फॉर रशिया वोट करेंगे तो आप यूक्रेन के अगेंस्ट में वोट हो गया। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट जैसी सिचुएशन हो जाती है कि वोट दिया तो एक पार्टी को आप गलत बता रहे हैं और एक पार्टी को सही बता रहे हैं। तो भारत ने क्या किया, भारत एब्सटेन रहा, और एब्सटेन जो है दैट इज ग्रे जोन। ना तो आपने हाँ कहा ना तो आपने ना कहा, ये एक मिडिल जोन है। और इस मिडिल जोन को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो यह है कि क्योंकि आप कमज़ोर हैं तो आप ऐसे ही बैठकर चीज़ों को देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप बस ऐसा ही बैठे हैं। ना तो आप हाँ कह ना कह रहे हैं, बस आप कुछ नहीं हो रहा आपसे, बस आप एक जो कहते हैं ना फेंस पर बैठकर देख रहे हैं चीज़ों को, तमाशा देख रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन दूसरा जो नज़रिया है और दूसरी जो हकीकत है वो ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी इस बात की कि आप दोनों पार्टीज़ के साथ बातचीत करेंगे, राइट। दोनों ग्रुप्स, अगर टीम ए और बी हैं तो आप किसी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो आप दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करके या फिर मेंटेन करके आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवा लेते हैं या फिर टेबल पर लेकर आते हैं। तो भारत ने जो किया है वो ये किया है, डिप्लोमेटिक मैनूवर है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever, and please don't forget to subscribe, share the lecture. Sharing जो है वो अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है guys. Please do share the lecture, hit the like button and stick your review in the comment section. Right, अब मैं हर रोज़ कहता हूँ stick your review, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एक्टिव रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर, राइट। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू राइट डाउन थिंग्स। ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो आपका ही डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड आई नो कि हमारा दिमाग जो है वो जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है, एक फियर पैदा करता है कि मैं कमेंट सेक्शन में कुछ लिखूंगा, कोई और कुछ कहेगा। डोंट वरी अबाउट इट। एज फार एज आप एकेडमिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है लिखिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। आप लोग डिस्कस कीजिए अपने एक दूसरे के साथ, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये वो एक्सेट्रा। मीन्स अगर कोई टॉपिक है तो उसमें आपके कोई व्यू पॉइंट्स है तो अभी से मीन्स स्टार्ट कीजिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।